दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज स्पेशल प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले 2 स्पेशल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा के साथ साथ आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। फ्रेंड्स आप गेस करते चलिएगा 50 सवाल में से कितना सवालों का जवाब आपको पहले से पता था। तो इसका पहला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, पहला बौद्ध संगीति का आयोजन आपका कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, पहले जगह का नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था आपका कश्मीर के कुंडलवन में। तो जो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन आपका राजगृह में हुआ था फ्रेंड्स, वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो पाटलिपुत्र में हुआ था फ्रेंड्स अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन आपका कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सिरका में, अंगूर में, सेब में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स गेस करें। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रेंड्स सिरका में आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में टार्टेरिक पाया जाता है, सेब में मौलिक पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें फ्रेंड्स। सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल और सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स देखिए नोट्स में लिखा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है फ्रेंड्स। और देखिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग फ्रेंड्स जो कपड़े पे धब्बा लग जाता है स्याही का, उसको हटाने के लिए भी किया जाता है, ये भी याद रखें। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, याद रखें फ्रेंड्स पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 22 जून 1665 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेट भी याद रखें। छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी, तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में आपको राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, याद रखिएगा। तब सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है कि 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने राज्य के 23 किले दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा किनके किनके बीच में हुई थी ये पुरंदर की संधि, तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। सवाल नंबर 4 है कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्णय हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया था फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वांडीबास की युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, वांडीबास की लड़ाई कब हुई थी, तो 1760 ईस्वी में फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि वांडीबास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि वांडीबास की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी, तो अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स कि ब्लैक होल एपिसोड, ठीक है, एपिसोड या त्रासदी कहाँ हुआ था। गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या कोलकाता। तो देखिए ब्लैक होल एपिसोड या त्रासदी आपका कोलकाता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। इसके ब्लैक होल के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में भी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। देखिए 20 जून 1756 को ब्लैक होल त्रासदी कोलकाता में हुई थी, डेट याद रखिएगा। 1756 ईस्वी में ब्लैक होल त्रासदी की घटना घटी थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा था, अली नगर रखा था, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जो कोलकाता पर अधिकार करके उसका नाम क्या रखा था, अली नगर रखा था। तथा 146 अंग्रेज कैदियों को पकड़कर छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, 146 कैदी को छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से आपका 123 मर गए थे फ्रेंड्स और सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे। ठीक है, और जो कमरे की लंबाई थी फ्रेंड्स 18 फीट थी और चौड़ाई कितनी थी, तो 14 फीट 10 इंच थी। इतने छोटे कमरे में 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंद कर दिए थे फ्रेंड्स, जिसमें से आपका 123 सैनिक मर गए थे और मात्र 13 ही बचे थे। इसी को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ घटनाएं घटी थी, कोलकाता में। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, गेस करिए, उपसौर, अपसौर, सायन
या नक्षत्र। तो देखिए, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। ये घटना कब होती है फ्रेंड्स? तो 4 जुलाई को। याद रखिएगा, अपसौर की घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को। और 3 जनवरी भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 3 जनवरी जो होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? अपसौर। ये कब होती है? तो 4 जुलाई को। और जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी निम्न होती है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है? उपसौर। ये घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को। तो डेट भी याद रखें। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत का जो मुख्य कार्य है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पीत का जो मुख्य कार्य है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ, फ्रेंड्स गेस करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कटहल, ठीक है फ्रेंड्स, जो फल जैक फ्रूट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये सबसे बड़ा फल भी है, याद रखिएगा। तो कटहल में मांसल खाने योग्य भाग, यानी कटहल के कौन सा भाग को खाया जाता है? सहपत्र को, सहपत्रक को, सहपत्र और परिदलपुंज को, या परिदलपुंज को? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कटहल का है उसको सहपत्र और परिदलपुंज खाया जाता है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाइकेन उदाहरण है किसका? सहभोजिता का, सहजीविता का, परिजीविता का, या अधिपादप का? तो गेस करिए फ्रेंड्स इसका क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए लाइकन जो उदाहरण है फ्रेंड्स सहजीविता का है, ठीक है। सहजीविता के थोड़ा सा डिफिनेशन में बताता हूँ फ्रेंड्स। सहजीविता या सहोपकारिता एक ही होता है। देखिए सहजीविता में क्या होता है, एक दो जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों है जो एक दूसरे से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं, इसे सहजीविता कहते हैं। सहभोजिता किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो सहभोजिता में है कि एक जीव है जो दूसरे जीव से उसको फायदा होता है फ्रेंड्स, और दूसरे जीव को इससे न तो लाभ होता है ना हानि होता है। जैसे समुद्र में जो बड़े मछली होते हैं उसके पीछे छोटे मछली साथ में रहते हैं। जो बड़े मछली भोजन छोड़ते हैं फ्रेंड्स तो उससे क्या होता है? छोटे मछली खाते हैं, तो इससे क्या है? छोटे मछली को फायदा होता है, और जो बड़े मछली उसको न तो हानि होता है न लाभ होता है, तो वो सहभोजिता हो गया। लेकिन सहजीविता में क्या होता है फ्रेंड्स? दोनों दूसरे परस्पर से जुड़े होते हैं और एक दोनों दूसरे जो लाभान्वित होते हैं। तो लाइकन उदाहरण किसका है फ्रेंड्स? तो सहजीविता का उदाहरण है। देखिए यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि सहजीविता प्रक्रिया में दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, जबकि सहभोजिता में एक को लाभ होता है तथा दूसरे को उसे न तो लाभ होता है या न हानि। तो डिफिनेशन याद रखें फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो जो नव नालंदा महाविहार है जो किसके लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 1949 में फ्रेंड्स आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स तो 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सवाल आपसे पूछा गया था भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है कि किस राज्य ने सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। कहाँ फ्रेंड्स? तो पंजाब में है जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर कितना कर दिया? 58 वर्ष कर दी गई है। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है महाद्वीपों की संख्या, महादेशों की संख्या 7 है। इसमें कौन सा महादेश है जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक देश पाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गेस करें, डी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश में। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से, महिला सुरक्षा से, ई गवर्नेंस से, या डी अनौपचारिक कर्मचारी से? तो देखिए मिशन जो इंद्रधनुष है फ्रेंड्स वो टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। किससे? टीकाकरण से। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15 है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मजहरुल हक थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए नंबरिंग में मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए सवाल नंबर 18 को देखें कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। तो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। ठीक है फ्रेंड्स, एक किसान थे। और देखिए जो चंपारण में 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह हुआ था फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी को किसने बुलावा पिठाया था फ्रेंड्स, तो राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी वहां गए थे और वहां से प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे चंपारण से 1917 ईस्वी में। तो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है फ्रेंड्स कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, हाल ही मनाया गया फ्रेंड्स, तो कितना कब मनाया गया है, सिंपल सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था फ्रेंड्स, गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया फ्रेंड्स, तो जयचंद कहाँ के राजा थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कनौज के गढ़वाल के राजा थे जयचंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। सवाल नंबर 21 को देखें। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का कार्य क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख ले, नोट्स में यहाँ देखिए लिखा हुआ है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है जिसका प्रमुख कार्य है खनिज मानचित्र तैयार करना। ये भी सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी कि आपका जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्य कार्य है खनिज मानचित्र तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, खनिज नीतियों के निर्माण और खनिज संसाधनों की खोज करना, ये सब है जो इनका काम है। किसका, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का, जिनका मुख्यालय नागपुर में है। सवाल नंबर 22 को देखें कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ये भी सवाल देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि बंगाल का कौन से नवाब थे जिन्होंने यूरोपीय वासियों को मधुमक्खियों से तुलना की थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलीवर्दी खान है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो किस मिसल से संबंधित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। सुकरचकिया, संघावालिया, अहुलवालिया या रामगढ़िया। तो रंजीत सिंह आपका सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए मिसल का अर्थ होता है क्या फ्रेंड्स, सम्मान होता है। नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है कि मिसल का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मान होता है। रंजीत सिंह के पिता कौन थे, याद रखिएगा, महासिंह, जो सुकरचकिया मिशन के मुखिया थे। तो यहाँ सवाल आपका प्रश्न यही था फ्रेंड्स कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। सवाल नंबर 24 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 24 है कि विजयनगर साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी। गेस करें फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो विजयनगर साम्राज्य में आपका किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ई की थी। ठीक है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में जानते होंगे फ्रेंड्स, हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे जिन्होंने कब, तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी फ्रेंड्स। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लें फ्रेंड्स, जो ये भी पूछा जाता है कभी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी है। कहाँ है फ्रेंड्स, हम्पी है, जो किस नदी पे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाता है हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 हरिओम एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी, बढ़ी की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो किस नदी किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। सवाल नंबर 25 को देखिए कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये भी देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेत्र के रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, वास्तविक और उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली को अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए। सवाल नंबर 27 है कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी। किसकी सेवाएं ली थी फ्रेंड्स, अशोक ने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए राजुक प्रादेशिक युक्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का सेवाएं
इन्होंने ली थी। सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है फ्रेंड्स? विशाख दत्त, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो विशाख दत्त की रचना जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द आया है? वृषक शब्द आया है। और वृषक का अर्थ होता है फ्रेंड्स निम्न कुल का होता है। ठीक है, किसका होता है? निम्न कुल का बौद्ध होता है। तो ये सवाल आपका था कि जो मुद्रा राक्षस नाटक है वो किस राजा की कहाँ किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थिति अंतरिक्ष को किस नाम से जाना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित जो अंतरिक्ष है फ्रेंड्स, उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीस लूनर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 30 को देखें। सवाल नंबर 30 है फ्रेंड्स कि किस ग्रह की विषुवतीय त्रिज्या सर्वाधिक होती है? तो गेस करें कि कौन सा ग्रह है जिसका विषुवतीय त्रिज्या सर्वाधिक होती है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है फ्रेंड्स? बृहस्पति है, तो इसी का हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखें कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विधि या कौन सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग पद्धति। यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जबकि आपका कार्बन डेटिंग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे क्या है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग पद्धति से जीवाश्म की आयु पता होती है फ्रेंड्स, जबकि पृथ्वी की आयु प्राप्त करनी होती है तो किस विधि का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें। सवाल नंबर 32 है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। सवाल यहाँ से पूछा जा रहा था आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। सवाल नंबर 33 को देखें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी। यही है जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है फ्रेंड्स याद रखिएगा 2012 से 2017, ये भी याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है कितना है? 2012 से 17 है। सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34 है कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? योजना मानी पंचवर्षीय जो योजना होता है फ्रेंड्स, उसमें कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है? कृषि, रक्षा, लोहा एवं इस्पात उद्योग या चयनित आधारभूत उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 35 देखें, नाबार्ड संबंधित है किससे? राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था से, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था से, राष्ट्रीय कृषि विकास तथा ग्रामीण विकास से, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से। तो देखिए सवाल नंबर जो आपका 35 है फ्रेंड्स, नाबार्ड इसका ये संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है नाबार्ड। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए फ्रेंड्स कि पत्र स्वर्ण का अर्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है फ्रेंड्स कि पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो पत्र स्वर्ण का अर्थ होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, पत्र स्वर्ण का यही अर्थ होता है। सवाल नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37 है कि उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, देखिए भी आपको एसएससी में प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड्स। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा का सदस्य होते हैं या किसी भी सदन का सदस्य होता है, यानी लोकसभा राज्यसभा का, या संसद सदस्य नहीं होता है। तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये संसद सदस्य नहीं होते, ना तो लोकसभा का सदस्य होते हैं ना राज्यसभा का सदस्य होते हैं। तो सवाल नंबर 37 का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखें। सवाल नंबर 38 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? इनकी कितनी अधिकतम आयु सीमा है फ्रेंड्स? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। सवाल नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा को ले जाती है। देखिए इससे संबंधित और जीके फ्रेंड्स उस पर डिस्कस लेते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग है जो किसमें गमन करती है, तो ध्वनि तरंग है जो अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है, जबकि प्रकाश है जो फ्रेंड्स अनुप्रस्थ तरंग में गमन करती है। दोनों पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। ध से ध्वनि, ध से धैर्य, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है ध्वनि तरंगे, जबकि प्रकाश तरंगे हैं जो अनुप्रस्थ तरंगे में गमन करती है। तो यहाँ पर सवाल था कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो यह अपने साथ क्या ले जाती है फ्रेंड्स, तो ऊर्जा को ले जाती है। सवाल नंबर 40 को देखें कि ऐसे तरंग जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है कहलाती है। गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। तो सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे की ध्रुवीकरण नहीं की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है। ये भी देखिए आपका रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है या अनंत होती है। तो देखिए प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति होती है वो समान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखिए। सवाल नंबर 42 आपका फ्रेंड्स कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। गेस करें फ्रेंड्स, अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर का, औरंगजेब को। तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब को जिंदा पीर के भी कहा जाता था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, पुनः किसने शुरू किया था जजिया कर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब हो जाएगा। इन्होंने पुनः जजिया कर को प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो दिल्ली का प्रथम शासक था कौन था जो जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने है जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिन्होंने जजिया कर का प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे समाप्त किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन अकबर के बाद पुनः शुरू किसने किया था, तो औरंगजेब ने शुरू किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जजिया कर को शुरुआत किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बाद में इसे समाप्त किसने किया था, अकबर ने किया था। और पुनः इसे शुरू किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था। सवाल नंबर 44 को देखें फ्रेंड्स कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो किसका बढ़ा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का। ठीक है फ्रेंड्स, आर्सेनिक क्या है, जल प्रदूषक तत्व है फ्रेंड्स। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, तो आर्सेनिक का बढ़ गया है। सवाल नंबर 45 को देखें फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है कि बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में, केरल में, असम में, इंडोनेशिया में। तो जो बाली उत्सव मनाया जाता है आपका ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 46 को देखें। सवाल नंबर 46 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है फ्रेंड्स, वो किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। सवाल नंबर 48 फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेस कीजिएगा कि मिड डे मील जिसे क्या कहते हैं, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आपका मिड डे मील की शुरुआत फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में शुरू की गई थी। कब से, तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी से मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, इससे हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे फ्रेंड्स। कब हुए थे, पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग किसने लिया था, तो भीमराव अंबेडकर थे फ्रेंड्स जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड्स जो आपका 1931 ईस्वी में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था फ्रेंड्स।
याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। चलिए सब फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की नींव किसने डाली थी, शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी फ्रेंड्स, जिसे बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे क्या क्या अप्रूव किया था, पारित कर दिया था। तो सवाल नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।